मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपका सी कुमार लेकर आया हूँ आज हिंदी व्याकरण, जो क्लास 10th में काफी महत्वपूर्ण होता है। 60 वो हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लगभग में आपको 60 के 60 हिंदी का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इन व्याकरण से। आपको तो बनाना ही 50 ही है। तो अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, पूरा याद कर लेते हैं, तो 17 तारीख के जो एग्जाम होने वाला, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटिंग हो, दोनों में से यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदी व्याकरण। तो पहला क्वेश्चन आपका, हिंदी व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी व्याकरण आप जानते होंगे 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अगर पांचों का नाम अगर पूछेगा तो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार होता है। फिर देखिएगा था यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका, हिंदी की लिपि क्या है? यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिंदी की लिपि आपका देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। फिर पूछेगा भाषा के कितने माध्यम? तो भाषा के 3 माध्यम है। कौन कौन है? तो लिखित है, सांकेतिक है और मौखिक है। यानी मौखिक है, लिखित है और सांकेतिक है। पूछेगा कि हम लोग मतलब जो गूंगा और बहरा जो है अधिकांश कौन सा भाषा का इस्तेमाल करता है, यानी भाषा कौन से माध्यम का इस्तेमाल करता है? तो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है। फिर देखिए सबसे प्राचीन लिपि क्या है? सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मणी लिपि कहलाती है। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी कहलाती है? ब्राह्मणी। पूछेगा लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा लिखने की पद्धति को लिपि कहते हैं। फिर कहता है कुल वर्ण की संख्या क्या है? यानी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 यानी 52 है। इन पूछेगा स्वर वर्ण की संख्या क्या है? तो 11 है। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? तो 33 है। कुल वर्णों की संख्या पूछेगा कितना है? 52। स्वर वर्ण कितने? 11। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितना? 33। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है खूब, यहाँ से देख लीजिए। संयुक्त स्वर वर्ण की संख्या कितना है? तो संयुक्त स्वर वर्ण की संख्या आपका 4 है। कौन कौन है? तो ए है, आई है, ओ है और औ है। संयुक्त स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन है? ए, आई, ओ और औ। देखिए अब ए कैसे बना है? तो अ और ई के मिलने से, यानी अ और हर्ष ई के मिलने से क्या बनता है? ए बनता है। आई कहेगा तो ओ और ए के मिलने से क्या बनता है? आई बनता है। ओ कैसे बनता है? तो ओ और ऊ के मिलने से क्या बनता है? ओ बनता है। फिर देखिए आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? तो संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या आपका 4 है। ये भी एग्जाम पूछा गया है। कौन कौन है? अक्ष है, तर है, ज्ञ है और स्र है। जैसे अक्ष कैसे बनेगा? तो क और स को मिलाने से क्या बनेगा? अक्ष। तर कैसे बनता है? तो त और र को मिलाने से क्या बनता है? त्र। ज्ञ कैसे बनेगा? तो ज और य के मिलाने से क्या बनता है? ज्ञ बनता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, अंत अस्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? अंत अस्त व्यंजन वर्ण की संख्या आपका 4 है। कौन कौन है? तो य है, र है, ल है और व है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या आपका 4 है। कौन कौन है? तालव्य स है, मूर्धन स है, दंत स है और ह है। तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह क्या है? ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या है। फिर देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। यानी कवर्ग होता है, चवर्ग होता है, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। जो पांचों वर्ग होता है, यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब क्या आता है? आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या आता है, यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है। फिर देखिए हिंदी के जनक कौन कहलाते हैं या हिंदी के पिता किसे कहते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है हिंदी के पिता या जनक। फिर अगला है देखिए वर्ण के प्रकार बतावे, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। क्या होता है? एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। अयोगवाह की संख्या पूछेगा कितना होता है? 2 होता है। ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2। एक अनुस्वर होगा और दूसरा क्या होता है? विसर्ग। एक अनुस्वर होगा, दूसरा क्या होता है? ये विसर्ग होता है। फिर एक घोष वर्ण। तो देखिए घोष वर्ण में क्या क्या होता है, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? आपका घोष वर्ण। जैसे मान लीजिए तीसरा करने मतलब ग हो गया, घ हो गया और ञ हो गया। ये जो अक्षर कहलाएगा क्या कहलाएगा? आपका घोष वर्ण। और जितने भी स्वर वर्ण है सब क्या आता है? आपका घोष वर्ण में आता है। अब घोष वर्ण पूछेगा किसे कहते हैं? तो देख लीजिए किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर क्या कहलाता है? अघोष वर्ण। और इसके साथ साथ तालव्य स, मूर्धन स और दंत स भी क्या कहलाता है? अघोष वर्ण कहलाता है। अल्पप्राण देखिए अल्पप्राण क्या होता है? तो किसी वर्ग का पहला, वर्ग कहने का मतलब 5 ही वर्ग है हिंदी व्याकरण में। कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, पवर्ग है और तवर्ग है, यानी 5 ही वर्ग हैं। और ये पांचों वर्ग की बात कर रहे हैं तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? अल्पप्राण। साथ में य, र, ल, व और भी क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता है।
महाप्राण की अगर बात करेगा तो वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या कहलाता है? महाप्राण। साथ में तलाबे स्व, मूर्धन्य, दंत स्व और ह को भी याद रखना, क्या कहलाता है? महाप्राण। फिर पूछेगा शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। अब देखिए कुछ है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। ये भी एग्जाम पूछ लेता है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो अश्रु तत्सम है, कर्पूर तत्सम है, अंगुली तत्सम है, ग्राम ये सब क्या तत्सम है, पुष्प तत्सम है, अग्नि तत्सम है, जल ये क्या है आपका तत्सम है। तद्भव पूछेगा तो किसी कहते हैं? तो तत्सम के बिगड़े रूप को हम तद्भव कहते हैं। जैसे कर्पूर ना लिखकर कपूर लिखते हैं, कार्य ना लिख के काम लिखते हैं, क्या करते हैं? उज्ज्वल ना लिख के हम क्या लिखते हैं? उजला लिखते हैं, ग्राम ना लिख के गांव लिखते हैं, गृह ना लिख के घर लिखते थे। घर, गांव, उजला, काम, कर्पूर क्या है आपका तद्भव शब्द है। देशज जो हमारे देश में बोला जाता है, जैसे कटोरा, खिड़की, लोटा, पगड़ी ये सब क्या आपका देशज है। विदेशज कहेगा जो विदेश में बोला जाता है, तो अजीब, अमीर, आईना, अस्पताल, कलम, कॉपी ये सब क्या आपका विदेशज शब्द है। अब देखिए यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन रहता है। वर्णों का उच्चारण स्थान आप लोग याद रखिएगा। जैसे कंठ से क्या क्या बोला जाता है? तो अ, आ, कबर, कबर का मतलब क के वर्ग में कभी क, ख, ग, घ, य जो आता है वो 5वां आ जाएगा। इसके बाद ह और विसर्ग ये सभी कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। तालु, तालु देखिए एक तो हर्ष ई और दीर्घ ई भी तालु से बोला जाता है। चवर्ग य और तालाबे स भी कहाँ से बोला जाता है? तालु से। मूर्धा से देखिए क्या क्या बोला जाता है? तो हर्ष री, दीर्घ री, टवर्ग र और मूर्धन स कहाँ से बोला जाता है? आपको मूर्धा से बोला जाता है। दंत की अगर बात करते हैं तो लेरी है, तवर्ग है, लौ है और स ये कहाँ से बोला जाता है? दंत से। ओष्ठ से बात करेगा तो ऊ है यानी हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ और पवर्ग सब कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। कंठ तालु से देखिए क्या बोला जाता है, ये भी एग्जाम पूछा गया है। ए और आई को कहाँ से बोलते हैं? कंठ तालु। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से क्या क्या बोला जाता है? ओ और औ को कहाँ से बोला जाता है? कंठोष्ठ। ये भी एग्जाम में खूब पूछता है, ये तो वहां भी एग्जाम खूब पूछता ही जाता है। व का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो दंतोष्ठ से। नासिका देखिए यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग के अंतिम में जो रहता है वो सब कहाँ से बोला जाता है? नासिका से। देख लीजिए ये नासिका से बोला जाता है। आगे संज्ञा, संज्ञा जान भी करते हैं आप लोग, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं। पूछेगा संज्ञा कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। कौन कौन देख लीजिए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक है। व्यक्तिवाचक कहेगा तो देख लीजिए कोई खास व्यक्ति का नाम रहे राम, जैसे कोई स्थान का नाम रहे पटना, कोई चीज का नाम रहे रामायण, हिमालय, ये सब क्या आपका व्यक्तिवाचक यानी कोई खास चीज का नाम रहेगा, समझ जाना व्यक्तिवाचक। जातिवाचक करने का मतलब एक का बोलेंगे और पूरा का बोध हो जाएगा, जैसे गाय, लड़का, आदमी, ये सब क्या हो गया आपका जातिवाचक। समूहवाचक मतलब झुंड या भीड़ का बोध होगा, जैसे मेला, वर्ग, सेना, समूह, झुंड, गुच्छा, केला का घौर, अंगूर का गुच्छा, ये सब पूछेगा। चाबी का गुच्छा, ये सब समूहवाचक होगा। द्रव्यवाचक पूछेगा जिसको हम मापते हैं या तोलते हैं, जैसे पानी, दूध, चावल, ये क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक। भाववाचक कहेगा जिसको हम ना देख सकते ना छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, तो भाववाचक कहलाता है। जैसे में मिठास, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, ये सब क्या कहलाता है? आपका भाववाचक संज्ञा कहलाता है। आगे सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? 6 प्रकार के होते हैं। इसको भी बढ़िया से देख लीजिएगा घर पर, इससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर पूछेगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ये भी देख लीजिएगा। फिर पूछेगा आपको कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह जरूर याद कर लीजिएगा। कारक और उसकी विभक्ति चिन्ह, जैसे कर्ता ने, क्रम को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन है अरे, याद करके ही जाइएगा। कारक एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखिए कुछ शब्द है और विशेषण, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ हम यहाँ पर लिख दिए हैं, जिससे नमक का नमकीन, कांटा का कटीला, शब्द का शाब्दिक, धर्म का धार्मिक, अर्थ का आर्थिक, इतिहास का ऐतिहासिक, भूगोल का भौगोलिक, इस तरह से बहुत सा होता है। तो आप लोग भी कम से कम विशेषण को भी अच्छा से देख कर जाइएगा। फिर है संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। संधि का अर्थ पूछेगा कभी कभी क्या होता है? तो संधि का अर्थ जोड़ या मेल होता है या मिलाप होता है। कुछ शब्द का हम संधि विच्छेद लिखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। जैसे विद्यालय का पूछा गया है विद्या जोड़ आलय, विद्यार्थी का पूछा गया विद्या जोड़ अर्थी होता है, उद्योग का उद जोड़ योग, मनोज का होता है मनः जोड़ जो, शंकर का होता है सम जोड़ कर। तो ये सब क्या कीजिएगा आप लोग याद करके बढ़िया से देख कर ही संधि विच्छेद जाइएगा। फिर देखिए समास। समास से भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। समास 7 प्रकार के होते हैं। अब सातों के कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम
पद प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल है धीरे धीरे, जब भी मतलब देखिए डैश लगा हुआ रहेगा लेकिन एक जैसा रहेगा, समझ जाएंगे क्या, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये कौन समास, अव्ययी भाव। प्रतिदिन, यथासंभव, ये कौन समास हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव। तत्पुरुष, अंतिम पद प्रधान हो, जैसे गंगा जल, विद्यालय, रसोई घर, राजपुत्र, राजकन्या, ये क्या कहलाता है आपका, तत्पुरुष कहलाता है। द्विगु समास की अगर बात करेगा तो यानी अगर पढ़ेंगे ही तो उसका क्या होगा, संख्यावाचक आएगा। जैसे अठन्नी, 8 का बोध होता है त्रिभुज, 3 का बोध होता है चौराहा, शताब्दी, ये सब क्या कहलाएगा, द्विगु। द्वंद्व मतलब क्या होता है, दोनों पद प्रधान रहता है। जैसे सीताराम, दाल रोटी, दाल रोटी कर दीजिए, राजा रानी, ये सब क्या है आपका द्वंद्व समास है, यानी बीच में डैश लगा हुआ रहेगा, समझ जाना क्या है, द्वंद्व समास है। अब क्रमधारय समास को याद कर लीजिएगा, महापुरुष, चंद्रमुख, नीलगाय, ये सब कौन सा समास है, क्रमधारय। बहुव्रीहि कहेगा तो देखिए दशानन, लंबोदर, चक्रपाणी, ये सब क्या है आपका बहुव्रीहि। नए समास भी पूछा जाता है तो अनंत, अज्ञान, अन्याय, ये सब क्या आपका नए समास है। चलिए एग्जाम में पूछा जाता है विलोम शब्द। एक बार तो एग्जाम में 10 को विलोम शब्द पूछा गया था, तो देख लीजिए कुछ विलोम शब्द जो एग्जाम में पूछा गया है। आयात का निर्यात होता है, संधि का विग्रह, यहाँ का वहां, उदय का अस्त, अमृत का विष, अंधकार का प्रकाश, आस्तिक का नास्तिक, उत्थान का पतन, कृष्ण का शुक्ल, जड़ का चेतन, नूतन का पुरातन, सार्थक का निरर्थक। फिर से देख लीजिए, आयात का निर्यात, संधि का विग्रह, यहाँ का वहां, उदय का अस्त, अमृत का विष, अंधकार का प्रकाश, आस्तिक का नास्तिक, उत्थान का पतन, कृष्ण का शुक्ल, जड़ का चेतन, नूतन का पुरातन, सार्थक का निरर्थक होता है। ये सब एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछने की उम्मीद है कि पूछ भी करेगा इस बार इस विलोम शब्द, इसको याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन अगला है आपका, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, यहाँ से भी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखे। जैसे है आपका जहां नदियों का मिलन हो, तो जहां नदियों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। क्या कहते हैं, संगम। जिसका कोई ना हो उसको क्या कहते हैं, अनाथ। गिरा हुआ को क्या कहते हैं, पतित। गिरा हुआ क्या कहते हैं, पतित कहते हैं। बीता हुआ क्या कहते हैं, अतीत। गिरा हुआ को पतित कहते हैं, बीता हुआ को अतीत कहते हैं। जहां पहुंचना कठिन हो क्या कहलाता है, दुर्गम। क्या कहलाता है, दुर्गम कहलाता है जहां पहुंचना कठिन हो। मांस खाने वाला मांसाहारी कहलाता है, साग खाने वाला शाकाहारी कहलाता है, सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी कहलाता है। फिर देखिए यहाँ सेना के रहने का स्थान क्या कहलाता है, छावनी कहलाता है। फिर जिसकी गर्दन सुंदर हो क्या कहलाता है, सुग्रीव कहलाता है। जिसकी अंदर सुंदर हो क्या कहलाता है, सुग्रीव कहलाता है। फिर है जिसका शत्रु ना जन्मा हो क्या कहलाएगा, अजात शत्रु कहलाता है। क्या कहलाता है, अजात शत्रु कहलाता है। फिर अब देखिए आगे है मुहावरा। एग्जाम में मुहावरा भी, लोकोक्तियां भी पूछी जाती है, तो देखिए कुछ मुहावरा लेकर आए हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की उम्मीद है। जैसे 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है, तो भाग जाना होता है। कान देना का अर्थ क्या होता है, ध्यान देना होता है। ऐसे पूछेगा कि कमर कसना का अर्थ क्या होता है, तैयार होना होता है। लोहा का चना चबाना का अर्थ क्या होता है, कठिन परिश्रम करना होता है। क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उल्लू मतलब अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या होता है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, ये कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर आगे है एक पंथ दो काज, मतलब एक साथ दो काम का होना क्या कहलाता है, वो क्या है, एक पंथ दो काज का है। अंधे की लकड़ी, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, एकमात्र सहारा। ईद का चांद होना, तो बहुत दिनों पर दिखाई देना। फिर आपका आस्तीन का सांप, मतलब घर में छिपा शत्रु। क्या होता है, घर में छिपा शत्रु। आप एक कमेंट में एक और दीजिएगा मुहावरा का अर्थ, खोदा पहाड़ निकली चोहिया, इसका भी आप कमेंट में इसका अर्थ बताइएगा क्या होता है। फिर देखिए कुछ उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता है वो क्या कहलाता है, उपसर्ग। जैसे देखिए अज्ञान में पहले क्या लगा हुआ है, अ। अधर्म में पहले क्या लगा, अ। तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अ हो जाएगा। फिर अनुशासन, तो अनुशासन, तो अनु लगा हुआ है। अनुरूप, तो अनु लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, अनु क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग। जैसे अधिकार में अधि लगा हुआ, आगे में अधिपति में देख लीजिए अधि लगा हुआ, तो क्या अधि क्या कहलाएगा, उपसर्ग। अपमान में देखिए अप लगा हुआ है, अपशब्द में अप लगा हुआ, तो अप क्या कहलाएगा यहाँ से, उपसर्ग। निवास में नी लगा हुआ है, नियोजन में नी लगा हुआ है, तो ये नी क्या कहलाएगा आपका उपसर्ग है। पूछेगा निवास में कौन सा उपसर्ग, तो नी उपसर्ग। नियोजन में कौन सा उपसर्ग, तो नी उपसर्ग। विशेष में आगे देखिए क्या लगा हुआ, वी, तो विशेष में कौन सा उपसर्ग, वी। विहार में आगे देखिए कौन सा लगा हुआ है वर्ड, तो वी लगा हुआ, तो मतलब विहार में कौन सा उपसर्ग, वी। दुर्जन, तो दुर्जन का संधि विच्छेद कीजिएगा तो दूर जोर जन होता है। दुर्बल का वैसा ही होगा, दूर जोर बल होता है, यानी कौन सा उपसर्ग है इसमें, दूर है लगा हुआ। क्या लगा हुआ है, दूर। अब देखिए प्रत्यय भी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल दे। जैसे लिखावट है, बनावट है, लिखावट है, बनावट है, घबराहट है, इसमें पूछेगा कौन सा
पढ़ते हैं तो आवट है। लिखावट बोल के देखिए, लिखावट अंतिम में क्या आता है? आवट। आवट क्या हो जाएगा? यह पढ़ते हो जाएगा। जैसे बुढ़िया, खटिया, बनिया, ये सब क्या हो जाएगा आपका? पढ़ के देखिए, बुढ़िया अंतिम में क्या आता है? इया। तो इया क्या हो जाएगा? पढ़ते हो जाएगा। जैसे है घुलक्कर, पियक्कर, घुमक्कर, तो क्या आता है अंतिम में? अक्कर आता है, तो अक्कर क्या हो जाएगा? यहाँ से पढ़ते हो जाएगा। फिर है लेखक, पाठक, गायक, क्या आ रहा है अंतिम में? अक आ रहा है। क्या आ रहा है? अक। तो अक क्या हो जाएगा? पढ़ते। जैसे मानवता अंतिम में क्या रहता? देवता अंतिम में ता। लघुता अंतिम में क्या रहा? ता क्या हो जाएगा आपका? पढ़ते। जैसे सामाजिक, इक, धार्मिक, इक, तो इक क्या हो जाएगा? यहाँ से पढ़ते हो जाएगा। देखिए कुछ चिन्ह का क्या है? नाम है आपका। जैसे पूर्ण विराम का चिन्ह देख लीजिए, ये होता है। अल्प विराम का सिर्फ कोमा होता है। अर्ध विराम का एक बिंदु और कोमा होता है। प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। योजक का चिन्ह होता है। विवरण चिन्ह का चिन्ह होता है। और ये उद्धरण चिन्ह, जिसको हम इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मन होगा कि हम इसका हिंदी के जो मतलब बुक का ऑब्जेक्टिव अगर देखें, तो यही चैनल पर बुक का भी ऑब्जेक्टिव उपलब्ध है और आप देख सकते हैं। कौन सा चैनल है? तो सीके मैथमेटिक्स क्लासेज। सीके मैथमेटिक्स क्लासेज पे आप मतलब साइंस का भी देख सकते हैं। हर एक विषय यानी 5 के 5 विषय जो आपका एग्जाम होने वाला, चाहे वो मैथ का हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सभी का ऑब्जेक्टिव इस पर उपलब्ध है। चाहते हैं कि पूरा फुल के फुल मार्क्स आवे ऑब्जेक्टिव में, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है।